नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रपुर दौरा है और सीएम रावत ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया है। सीएम ने विकासीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया है। वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक। क्या बता दें, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कई विधायक रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कई विधायक मौजूद रहे। अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कई विधायक मौजूद रहे और आपको बता दें कि कई विधायक मौजूद रहे। कई विधेयकों पर मोहर लगी है। जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि कई विधेयक इसमें पास हुए हैं और अहम जानकारी मिल रही है, जिसमें कई सारे विधायक मौजूद रहे। कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और 300 बेड वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहाँ पे जो 300 बेड का कोविड का हॉस्पिटल बनाया जा था उसका इन्होंने जो लोकार्पण किया और साथ ही साथ जो रुद्रपुर शहर के अंदर जैसे कि सरस मार्केट बनी है 90 लाख रुपए की, उसका भी यहीं से शुभारंभ किया और जो नगर निगम के द्वारा एक रोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया था उसको भी यहीं से शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री साहब। उसके बाद कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर जाने के बाद अधिकारियों के साथ अभी मीटिंग चल रही है। शाहिद खान, वाकई में जो है 300 बेड वाला अगर कोविड-19 का हॉस्पिटल बना है तो क्योंकि लगातार अब देवभूमि में भी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली खबर है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुशबू देखा रहा लगातार उधम सिंह नगर के अंदर जो कोरोना का संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती आ रही थी, उसी को देखते हुए यहाँ पे जो जिला अस्पताल है उसमें कमियां हो रही है। उसको देखते हुए जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आज उसका इन्होंने उद्घाटन किया और साथ ही साथ 300 बेडों में 300 बेड का जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे आके उसका शुभारंभ किया और कहीं ना कहीं मरीजों को इसमें काफी सुविधा मिलेगी। ऐसे में शायद क्योंकि कई विकासीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि साथ ही साथ में यहाँ पे एक सरस मार्केट है जो महिलाओं के लिए यहाँ पे बेकरी के द्वारा केक बनाया जाएगा और समूह के द्वारा जो बेकरी तक भेजा जाएगा। वहाँ से जो महिला है उनको इनकम का जरिया मिलेगा। उसका भी आज जो सरस मार्केट के द्वारा एक बनाया गया है 90 लाख रुपए की लागत से, उसका भी शुभारंभ किया है। शायद और क्या अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, किन पहलुओं पर चर्चा हो रही है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें जो सुनने में आ रहा है कि अभी जो सीएम है कोविड को लेते हुए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी है एहतियाती बरता जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे शिक्षा के विधायक है जो मीटिंग में मौजूद नहीं है और बाकी जो विधायक है यहाँ पे मौजूद है उधम सिंह नगर के, जिस तरीके से राजकुमार टोकार विधायक वहाँ मौजूद है। शिक्षा के जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा के जो विधायक है वो मेडिकल कॉलेज में तो आए थे लेकिन जो मीटिंग में नहीं आए, कहीं ना कहीं डीएम से कुछ दिन पहले उनका विवाद हो गया था, उसकी नाराजगी जाहिर है। शायद सीएम का जो रुद्रपुर दौरा है उसमें और क्या कुछ रहने वाला है दौरे में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज पहले मेडिकल कॉलेज का मैं आए थे, उसके बाद अभी अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। अभी 1:30 बजे के बाद जो है उसके बाद वो यहाँ से पन्नगर जाएंगे, उसके बाद वापस शायद देहरादून जाएंगे।
शाहिद खान, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के साथ कई विधायक इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रपुर दौरा है, काफी अहम दौरा है। और आपको बता दें कि सीएम रावत ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का इस दौरान लोकार्पण किया, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम ने विकासीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। सतपाल महाराज की ये मुलाकात प्रहलाद पटेल के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मुलाकात के बाद महाराज ने बताया कि उन्हें IHM को सैनिटाइज कराने का भरोसा भी मिला है और उसके साथ ही प्रसाद ने और स्वदेश योजना को बढ़ावा देने के लिए भी भरोसा दिलाया है। प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की। प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर इस दौरान चर्चा हुई। IHM को सेंट्रलाइज्ड कराने का भी भरोसा मिला है, सतपाल महाराज ने इस दौरान बताया। IHM को सेंट्रलाइज करने का भरोसा मिला है। वहीं बता दें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है और उन्हें कई सारी भेंटें भी दी हैं। प्रदेश में ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इस पर चर्चा की गई। सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई भेंटें भी दी और प्रदेश में ट्रैवल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर खासतौर पर चर्चा की गई। इसी के साथ IHM को सेंट्रलाइज कराने का भरोसा मिला है, यह सतपाल महाराज ने बताया। आज प्रातःकाल मंत्री जी से बातचीत हुई और मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि हमारे IHM को सेंट्रलाइज वो करेंगे पूरी तरीके से। उसके लिए सारी हमारी फाइलें तैयार हो चुकी हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ साथ जो प्रसाद और हमारी स्वदेश योजना है उसमें भी मंत्री जी जो है विचार करेंगे और स्वदेश योजना तो अभी रुकी हुई है, महाभारत सर्किट पे भी विचार करेंगे और ट्राइबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है। और हम चाहते हैं कि टिम्बरसन महादेव जहां की स्वयंभू लिंग बनता है, विशाल लिंग बनता है, वो यात्रियों के लिए खोला जाए। इससे हमारे जो सीमांत गांव हैं ये बसे रहेंगे, लोग वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी करते रहेंगे और टूरिस्ट वहां जाता रहेगा और इससे हमारे बड़े गांव जो हैं सीमांत गांव महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ाने का इस समय मंत्री जी से बातचीत हुई है। मंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि वो इसको आगे बढ़ाएंगे और ट्राइबल टूरिज्म के अंदर जो ट्राइबल लोग खाते हैं उनका खान पान भी परोसा जाएगा, इम्यूनिटी फूड बूस्टर्स भी परोसे जाएंगे, उनकी संस्कृति भी आगे रखी जाएगी, किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, कैसे तिब्बत से वो व्यापार करते थे। तो बहुत सी चीजें जब जनता के आगे रखी जाएंगी, एक सर्टिफिकेट भी हम देने का काम करेंगे। आप जब नीति और माणा में रहेंगे कि आप सीमांत गांव में एक रात को रहे हैं। इसी प्रकार से जादों को लेने का भी विचार है, कुटी को भी लेने का विचार है और जहां पर व्यास जी रहते थे उनके आश्रम को भी हम लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट हमारे यात्रियों को मिले और हमारे ट्राइबल विलेजेस हैं और सीमांत गांव जो हैं ये पर्यटन को की सेवा कर सकें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ गए। पवन, जिन पहलुओं पर चर्चा की गई है, अगर वाकई में इस पर अमल हो जाता है, क्योंकि भरोसा दिलाया गया है, तो वाकई में उत्तराखंड वासियों को जो है एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि टूरिज्म के जरिए जो है पूरी तरह से जो है लोगों का बिजनेस चलता है उत्तराखंड में। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिन मुद्दों को लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की है आज, तो ये बड़ी सकारात्मक मुलाकात तो हुई है और इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। चाहे आप बात IHM की करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को सेंट्रलाइजेशन करने से यहाँ के जो युवा हैं जो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड के ज्यादा अधिकतर जो युवा हैं वो होटल मैनेजमेंट की ओर उनका ज्यादा आकर्षण रहता है, ऐसे उनको भी लाभ मिलेगा। तो वहीं अगर प्रसाद और स्वदेशी योजना की बात अगर की जाए तो अगर ये उत्तराखंड में लागू हो जाती है, जिस तरीके से जो भरोसा दिलाया गया केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जो सतपाल महाराज ने बताया है, तो उससे भी जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इन स्थानीय उत्पादों से बने हुए जो प्रसाद है उन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बड़ी सकारात्मक आज जो मुलाकात हुई है, उसी के साथ ऐसा अगर होता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो एक तरह से उत्तराखंड से पलायन भी कम होगा।
बिल्कुल उत्तराखंड से पलायन भी कम होगा। जो ट्राइबल जो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, इससे निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड के सीमांत जनपद हैं, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है या चमोली है, उनके सीमांत जनपद में चाइना सीमा के बगल में जो गांव हैं, उन तक टूरिस्ट जो पहुंचेगा तो वहां पर जो टूरिज्म की गतिविधियां हैं वो भी बढ़ेंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भी वहां पर जब आवाजाही बनी रहेगी तो वहां पर अन्य सुरक्षित जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी उसमें बेहतर समझा जाएगा। पवन दीक्षित, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में जो है अब पलायन भी, अगर ये वाकई में जो चर्चा हुई है इस पर अमल हो जाता है तो इसके बाद रोजगार तो मिलेगा उत्तराखंड वासियों को, वहीं दूसरी तरफ पलायन क्योंकि बहुत ज्यादा उत्तराखंड से होता है, दूसरे राज्यों में युवाएं जो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पलायन भी रुकेगा। IHM को सेंट्रलाइज करने का भरोसा भी मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री से ये सतपाल महाराज ने बताया। सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की। वहीं कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजेपी पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि रक्षाबंधन के बाद पार्टी के जरिए प्रदेश की सभी विधानसभाओं के 2000 घरों में पत्र वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित था और कुछ बैठकें भी होनी थी, जिसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। अगर जरूरी बैठकें करनी पड़ी तो वर्चुअल तरीके से की जाएंगी। तो देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर कोरोना की भेंट चढ़ गए बीजेपी के कार्यक्रम। बीजेपी ने निर्धारित कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए अपने कार्यक्रमों को अब स्थगित कर दिया है। 2000 घरों में पत्र वितरण का कार्यक्रम होना था, जिन्हें स्थगित कर दिया है। बीजेपी की होने वाली अहम बैठकें भी अब स्थगित हो गई हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन ने ये तमाम जानकारी दी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने अपने निकट भविष्य के कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और इनमें से एक बड़ा कार्यक्रम जो रक्षाबंधन के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में होना था और जिसके अंतर्गत हमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 हज़ार परिवारों में संपर्क करके पत्र वितरण करना था, उसको भी स्थगित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी अन्य बैठकें भी होनी थी उनको भी नहीं किया जाएगा। अगर बहुत ज़रूरी हुआ किसी बैठक करना या कोई कॉन्फ्रेंस करना तो वो हम वर्चुअल आधार पर करेंगे, लेकिन भौतिक उपस्थिति के कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है और कोरोना की स्थिति को एक बार पुनः देखते हुए इसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे का निर्णय लिया। सितारगंज में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते वार्ड नंबर 5 की लगी होकर सीज कर दिया गया है और दरअसल वार्ड नंबर 5 की नगीना वाली गली में करीब 71 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं गली सील होने के बाद वार्ड सभासद की रस्तोगी जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करने में पूरी तरह जुट गए हैं। रवि रस्तोगी ने कंटेनमेंट जोन एरिया में जरूरतमंद लोगों को सब्जी वितरित की। वहीं उन्होंने वार्ड वासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। सितारगंज में नहीं रुक रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वार्ड नंबर 5 की गली में बता दें कि 71 पॉजिटिव लोग मिले हैं। नगीना वाली गली को अब पूरी तरह से सील कर दिया है। वार्ड सभासद ने जरूरतमंदों में वितरित की है राहत सामग्री। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ा है, उसके बाद क्योंकि इस गली को सील कर दिया है, इस गली पर सभासद जो हैं यहाँ के, उन्होंने इन लोगों को सब्जियां बांटी और ज़रूरत के सामान बांटे। नगीना वाली गली को पूरी तरह से सील कर दिया है। गली नंबर 5 है। वार्ड सभासद ने ज़रूरतमंदों में वितरित की है राहत सामग्री। सितारगंज में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए अब वार्ड के सभासद सामने आए और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। नगीना वाली गली को सील कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर वार्ड के सभासद ने यहाँ पर राहत सामग्री बांटी।
कोरोना वायरस के चलते जो है वार्ड नंबर 5 की रामनगीना वाली गली को प्रशासन द्वारा जो है सीज कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो है 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा वहां बफर जोन बना दिया गया, जिससे जो गली के जो वार्डवासी हैं, मेरे लोग हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसको देखते हुए आज मेरे द्वारा सब्जी वितरित की गई, जिसमें हमने लौकी, तुरई और गंगा फल की सब्जी वितरित की। जैसे जैसे उन लोगों की समस्याएं मेरे सामने आती रहेंगी, मैं उसका पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। इसी के साथ ही मैंने जो है वार्डवासियों से अपील करी कि घर रहें, सुरक्षित रहें और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और बार बार हाथ धोएं। उनको इस बारे में भी अवगत कराया गया और जैसे आज जो है सब्जी वितरित का कार्यक्रम किया गया, वितरित की गई, उसी प्रकार जैसे भी आगे उनकी समस्याएं मेरे सामने आएंगी, मैं उनका पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ तत्पर। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक से जहां लोग परेशान हैं और प्रशासन से लगातार जंगली जानवरों पर अंकुश लगाने की मांग की जा रही है, वहीं पौड़ी के चौपटा खाल पोखड़ा विधानसभा में वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल कुछ दिन पहले गुलदार ने एक किशोरी पर हमला कर दिया था, उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद से रेंजर अधिकारी के जरिए इलाके में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर वन विभाग को 11 दिन बाद सफलता हासिल हुई है। गुलदार का शिकार हो चुकी है। बता दें किशोरी अब वन विभाग को सफलता मिली है, गुलदार को पकड़ लिया है, वन विभाग को ये सफलता मिली, गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुलदार एक किशोरी को अपना शिकार बना चुकी है, जिससे लोग भयभीत थे, लोग डरे हुए थे और वन विभाग को सूचना दी गई थी। वन विभाग लगातार गुलदार को पकड़ने की जद्दोजहद में लगी हुई थी और आखिरकार 11 दिन बाद सफलता मिली है, गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है। पोखड़ा ब्लॉक में जो 13 वर्षीय बालिका घड़ियाल धार में जो बाघ के द्वारा निवाला बनने से बच गई है, वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से जो उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई करी कि वो बाघ पकड़ा गया है, तो उससे क्षेत्र में खुशी की लहर है कि इस कार्रवाई से जल्दी बाघ पकड़ा गया है। लेकिन यदि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमें यहाँ या जनता को यह बता दें कि वो बाघ जो पकड़ा गया है वो कहाँ छोड़ा जाएगा या कहाँ रखा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारी जनता को एक पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम घड़ियाल में पिछले दिनों 17 जुलाई को कुमारी अमानिका को गुलदार द्वारा घायल कर दिया गया था। उच्च स्तर से अनुमति मिलने के पश्चात हमारे द्वारा वहाँ 20 जुलाई को पिंजरा लगा दिया गया था तथा गुलदार की सक्रियता तथा उसकी मूवमेंट गाँव के आसपास क्या है वो देखने के लिए कैमरा ट्रैप लगा दिए गए थे और वन कर्मी वहाँ पर टीम उनकी तैनात कर दी गई थी। कैमरा ट्रैप और उनके पगमार्क, गुलदार के पगमार्क द्वारा ये देखने को मिला कि वो लगातार गांव के आसपास बना हुआ है, घटनास्थल के आसपास बना हुआ है और कल अंततः 28 जुलाई की रात को वो कैप्चर हो गया है, पिंजरे में आ गया है और उसको हरिद्वार रेस्क्यू सेंटर अब भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बोर्ड परीक्षा में जोशीमठ के हार्दिक कंडारी ने प्रदेश में 16वां और जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। जोशीमठ नगर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र हार्दिक कंडारी ने जिले के साथ अपने संस्थान का नाम भी रोशन किया है, जिससे घर वालों के साथ संस्थान में भी खुशी देखने को मिल रही है। हार्दिक कंडारी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 93% नंबर हासिल किए हैं। जोशीमठ से खबर मिल रही है जहां पर हार्दिक कंडारी ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिले में दूसरा, वहीं प्रदेश में 16वां स्थान हासिल उसने किया है। हार्दिक कंडारी को इंटरमीडिएट में मिले हैं 93% नंबर। वहीं परिजनों के साथ अध्यापकों में भी अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। मैं अपने विद्यालय के और प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ष भर जो परिश्रम किया है और उनके परिश्रम का परिणाम आज निकला है। अपने विद्यालय के हाई स्कूल में एक छात्र ने उत्तराखंड मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया है, इसलिए उसको भी बधाई। और इंटरमीडिएट में 2 छात्रों ने, एक ने 16वें स्थान पर, एक ने 25वें स्थान पर उत्तराखंड बोर्ड में अपना स्थान सुनिश्चित किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विद्यालय के अधिकांश छात्रों ने ससम्मान इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस सब के लिए मैं उन छात्रों को, उनके अभिभावकों को और अपने विद्यालय के अध्यापकों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हें कठोर परिश्रम के कारण विद्यालय का इतना अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है। यहाँ सीमांत क्षेत्र है, बहुत सारे अभाव में हमारे भैया बहन विद्यार्थी अपना परिश्रम करते हैं और उसके बाद भी वह उत्तराखंड की मेरिट सूची में उनका कहीं ना कहीं स्थान रहता है। ये हमारे लिए जो है एक सुकून का विषय है, एक हमारे को जो है उत्साहित करने वाला विषय है। और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को पुनः एक बार जो है हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हार्दिक कंडारी और जैसे कि आपने बताया कि मेरे पूरे जनपद में दूसरा स्थान और प्रदेश में 16वां स्थान आया है, तो सबसे पहले तो किसी को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे जो भी नंबर्स आए हैं और जितने भी मार्क्स आए हैं उन सभी का श्रेय सबसे पहले तो अपने स्कूल वालों को देना चाहूँगा, टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मैं इतनी मेहनत की मेरे ऊपर। दूसरा मैं अपना श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतना ऐसे संस्कार दिए और मुझे इतना स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो करने के लिए कहा गया। और स्पेशली मेरी मम्मी जिन्होंने मेरे को स्पेशली ये बोला था कि बेटा 10th में कम मार्क्स आए हैं तो आप 12th में मेहनत करो, जबकि मेरे 10th में थोड़े कम मार्क्स आए थे, इसलिए मैं बहुत अपसेट था। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को हौसला बंधाया कि हाँ आप कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हो, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। तो हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते नील पर्वत पर स्थित अंजनी देवी मंदिर मार्ग पर पहाड़ी दरक गई है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने से मंदिर मार्ग पर 2 स्थानों में मलबा आ गया है। इसके साथ ही अंजनी माता मंदिर के प्रांगण में स्थित मंदिर कार्यालय का भवन इसी की तरह जद में आ गया है। हालांकि कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या ना के बराबर है। वहीं मंदिर प्रबंधन का कहना है कि 2 साल से लगातार इसी तरह से हालात पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। कई बार शिकायत के बावजूद किसी भी अधिकारी ने मामले में अभी तक कोई सुध नहीं ली है। तो हरिद्वार से खबर आ रही है 2 दिनों से हो रही यहाँ पर बारिश, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नील पर्वत पर पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हो रहा है। मंदिर मार्ग पर 2 जगह मलबा आ गया। भूस्खलन में नहीं हुई अभी तक कोई जनहानि, लेकिन कई बार शिकायत की गई है। बावजूद इसके अभी तक संबंधित अधिकारियों ने कोई सुध नहीं लिया, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अब खतरे की ओर है, खतरे की जद में पड़ा हुआ है। नील पर्वत पर पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हो गया है। अभी 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, इससे बहुत बड़ा नुकसान मंदिर को हुआ है। और ये जो रास्ता है हमारे यात्री के आने जाने का, इस पर ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ऊपर से 2 बेंच थी बैठने की, ये भी नीचे आ गई हैं। और अगर इसको जल्दी से जल्दी मरम्मत नहीं की गई तो ये खतरा और बढ़ सकता है। और प्रशासन को भी इसके लिए अवगत करा चुका हूँ। माननीय मंत्री जी को भी इसमें अवगत कराया मैंने कि भैया इस कुंभ के अधिकारी को भी अब मैं कल को चिट्ठी भेजने वाला हूँ सबको। पहले भी इसके लिए कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब तो आपदा का ये कारण और भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है और ये नुकसान भी बढ़ गया और धीरे धीरे। वहीं मसूरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते 2 दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, जबकि सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 35 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। मसूरी में बता दें कि क्योंकि टिहरी पर बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें दरक गई हैं, पहाड़ दरकने लगे हैं और भारी भूस्खलन हो रहा है। 2 दुकानें पूरी तरह से इस भूस्खलन में ध्वस्त हो गई। सड़क के किनारे रहने वालों का रेस्क्यू किया गया है। 35 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ रामपुरा मामले को लेकर रुद्रपुर कोतवाली गेट पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने रामपुरा के लोगों के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उसे वापस लेने की मांग की है। इसी दौरान उन्होंने रुद्रपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के वापस जाओ के नारे भी यहां पर लगाए। दरअसल कुछ दिन पहले यहां पे सीपीओ के जरिए रामपुरा के एक युवक के माथे में चाबी फंसा देने की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद विरोध करने पर रामपुरा के दर्जनों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। वहीं इस मामले पर बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा का कहना है कि सीपीओ मामले में जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाएगा और न ही इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो अभी 3 दिन पहले रामपुरा वासी जो दीपक है उसके बाद सीपीओ के द्वारा अभद्रता की गई, मारपिटाई की गई और उसके माथे में चाबी घुसो दी गई। ये बिल्कुल अमानवीय घटना थी और इस अमानवीय घटना का संज्ञान लेते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके कारण से 3 सीपीओ कर्मी सस्पेंड कर दिए गए और उनके खिलाफ जो है बाकी कानूनी कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई।
आज जो चुन्नी लाल जी हैं, जो दीपक के अभिभावक हैं, और उनके परिवार के लोग मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आदेश देने के लिए आभार व्यक्त किया और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो दीपक के साथ अमानवीय घटना हुई थी, उस अमानवीय घटना को संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध किया कि जो रमपुरा वासियों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उस पर भी कोई कार्रवाई ना हो, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने उस घटना की निंदा करते हुए जो सीपीयू के द्वारा की गई थी और साथ ही साथ उन्हें बिल्कुल आश्वस्त किया कि वह मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की और मुकदमे समाप्त किए जाएंगे। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।